Hello friends, my name is Sohan. I'm the founder and director of Dream Abroad Immigration and Citizenship Consultant. We are located in Ahmedabad, गुजरात। सर बहुत टाइम से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप लोगों का प्यार मिलता है, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और वो क्वेश्चन पे आज मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। कि बहुत सारे लोगों के टूरिस्ट वीजा के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है टूरिस्ट वीजा के लिए। तो सर आज का जो ये वीडियो है ना उसको आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम टूरिस्ट वीजा की कंप्लीट प्रोसेस कवर करने वाले हैं कि टूरिस्ट वीजा क्या होता है, कितने टाइप के वीजा होते हैं, क्या ड्यूरेशन होती है इसकी, ये अप्लाई करना कब सेफ होता है, कब नहीं होता है, टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा में डिफरेंस क्या है, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन के लिए क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद में जैसे रिफ्यूजल आता है, तो रिफ्यूजल के क्या रीजन होते हैं, किस रीजन से रिफ्यूजल आता है, अगर रिफ्यूजल को अवॉइड करना है तो अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, आपकी फाइल को आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो, और कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो एक्चुअली में हमें टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा के प्रोसेस में लगाने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो नहीं लगाने चाहिए, है ना। और अभी का जो करंट सिनारियो चल रहा है उस हिसाब से आप कौन सी कंट्री का वीजा अप्लाई करें, और उस कंट्री का पर्टिकुलर प्रोसेस क्या होगा और उसके रिक्वायरमेंट क्या होंगी। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा में डिफरेंस क्या है। तो सर अगर हम टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा के डिफरेंस की बात करें, तो टूरिस्ट वीजा का मतलब ये होता है कि आप किसी कंट्री में, लाइक आप जिस कंट्री के सिटीजन है उस कंट्री से आप किसी और कंट्री में घूमने के पर्पज से जाते हैं। लाइक एक टूरिस्ट होता है ना, वो आप चार पांच जगह होंगी पर्टिकुलर जो आप घूमने के लिए जा रहे हो, देखने के लिए जा रहे हो, है ना। तो वो होता है टूरिस्ट वीजा। और टूरिस्ट वीजा का जो रेशियो होता है ऑलवेज कोई भी कंट्री में ऑलमोस्ट ये 70-80% होता है, फिर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है ना। अगर आपके पास इनफ डॉक्यूमेंट है तो इसका रेशियो बढ़ जाता है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कम है तो इसका रेशियो कम हो जाता है। उसके बाद होता है विजिटर वीजा। विजिटर वीजा सर क्या है कि जब आप जिस कंट्री में रह रहे हो आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, एग्जांपल हम ले लेते हैं आज ऑस्ट्रेलिया को, कि आप इंडिया में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में आप जाना चाह रहे हो, तो आपका जाने का रीजन क्या है। अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली को मिलने के लिए जा रहे हो, है ना, तो वो हो जाता है विजिटर वीजा, क्योंकि आप विजिट कर रहे हो ना, फैमिली को विजिट कर रहे हो, आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई रहते हैं उनको मिलने के लिए आप जा रहे हो, है ना, तो वो विजिटर वीजा हो गया। अभी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है ना, कि आप टूरिस्ट पर्पज से जा रहे हो, आप फैमिली विजिट करने के लिए जा रहे हो, या तो आप किसी बिजनेस पर्पज के लिए जा रहे हो, तो इसके अलग अलग पर्पज होते हैं। अगर हम बात करें कि विजिटर वीजा कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें इसके अलग अलग स्ट्रीम्स है। एक टूरिस्ट स्ट्रीम है, एक स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम है, कि जैसे अगर कोई फैमिली मेंबर है आपको वो बुला रहा है ना, तो वो फैमिली स्ट्रीम में अप्लाई होता है। एक बिजनेस स्ट्रीम है, कि आप बिजनेस विजिटर वीजा कब आप अप्लाई करते हैं, कि वहां आप समझो इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, या आपकी खुद की कंपनी है, आप वहां पर जा रहे हो, वहां पर उस कंपनी का पर्टिकुलर कोई मीटिंग अटेंड करना है आपको, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आप जाते हो, तो उसके लिए पर्टिकुलर होता है वो बिजनेस विजिटर वीजा, तो वो बिजनेस विजिटर स्ट्रीम में आपका अप्लाई होता है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा की वैलिडिटी क्या होती है, और आप कितने टाइम के लिए वहां पर रह सकते हो। तो सर जनरली अगर ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीजा की वैलिडिटी की मैं बात करूं तो वो अप टू 3 इयर्स तक का आता है। 3 इयर्स में आप कितने टाइम तक रह सकते हो, स्टे पीरियड क्या होता है, तो सर वो 3 मंथ भी हो सकता है, वो 6 मंथ भी हो सकता है, और वो 12 मंथ भी हो सकता है। तो जितने टाइम का आपको परमिशन मिलता है, लाइक अगर आपको एग्जांपल के 3 मंथ का मिला, तो आप एक बार जब जाते हैं तो 3 मंथ ही रह सकते हो, भले आपका वीजा 3 इयर्स का हो, या आपको 1 ईयर का वीजा है, लेकिन आप एक साथ 1 ईयर नहीं रह सकते। अगर उसमें कंडीशन है आपके वीजा में तो आप 3 मंथ ही रह पाएंगे। मल्टीपल एंट्री होता है, दोबारा जब भी आपको जाना है तो फिर वीजा नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, जब तक वीजा की वैलिडिटी है आप इन बिटवीन कभी भी वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं। इस पे स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लोगों का ये भी सवाल होता है। तो सर अगर आप टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं ना, तो आपको 3 मंथ तक की स्टडी अलाउड होती है। तो कोई भी कोर्स, कोई शॉर्ट आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, या कोई आपका कोई छोटा एक कोर्स है जो 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं।
अब इसका प्रोसेसिंग टाइम खास सर जो मुझे डिस्कस करना था ना, वो इसके प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर डिस्कस करना था, क्योंकि इसके टाइम को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहती है। कभी कभी वीजा आ जाता है तो 12 आवर्स में आ जाता है, 24 आवर्स में आ जाता है, 15 से 20 दिन में आ जाता है, और किसी किसी प्रोफाइल में 2 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं। तो ये टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड होता है, और कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं कि इसको जो हमें लाइक ट्रैक करना है, कैसे हम ट्रैक कैसे समझेंगे कि कितना टाइम लगेगा हमारी प्रोफाइल पर, ये क्यों लग रहा है, जैसे आपने किसी और के थ्रू अप्लाई कर रखा होगा या हमारे थ्रू अप्लाई कर रखा है या खुद से कर रखा है। अब आपका वीजा का कोई डिसीजन नहीं आ रहा, तो कई बार हम पैनिक हो जाते हैं ना कि हमारे वीजा का डिसीजन क्यों नहीं आ रहा, क्या रीजन। तो सर मैं आपको बता दूं कि जो करंट मैंने जो है नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये लास्ट 2-3 महीने में जो मैंने ऑब्जर्व करा है ना, उसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइलें हैं, उनका कई बार विद इन 24 आवर्स में आ जाता है। जैसे हमारे क्लाइंट्स का पास्ट में आया हुआ है कि 12 to 15 आवर्स में ही उनका वीजा आ गया, 2 क्लाइंट्स का। किसी किसी क्लाइंट में ऐसा होता है जब हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, और एडिशनल डॉक्यूमेंट बहुत सारे सबमिट करते हैं हमारी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बताने के लिए, तो वो लोग डिटेल में स्क्रूटनी करते हैं, उस चीज की चेक करते हैं, तो वो चेक करने में टाइम लगता है। तो कभी कभी इसमें मैंने ये भी देखा है कि 40 दिन लग रहे हैं, 50 दिन लग रहे हैं, 2 महीने भी लग रहे हैं, 2.5 महीने भी लग जाते हैं। तो वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल इसका टाइमलाइन वरी करता है कि आपकी प्रोफाइल में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि अगर चलो आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना सेफ रहेगा, या कैसे हम सेफली ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो सर मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, ये दोनों कंट्री का विजिटर वीजा अप्लाई करना 100% सेफ होता है, क्योंकि 100% ये ऑनलाइन प्रोसेस होती है, पेपर प्रोसेस नहीं होती है। तो आप ईमेल अकाउंट में जाकर के आपकी प्रोफाइल सबमिट करके और वीजा अप्लाई करते हैं, मेल पर ही आपका वीजा का डिसीजन आ जाता है। आपको अवॉइड क्या करना होता है जब आप सेफली अगर प्ले करना चाहते हो, तो आपको अवॉइड ये करना है कि कोई भी जैसे फेक बैंक स्टेटमेंट बहुत सारे लोग अटैच करते हैं। तो सर मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अटैच करोगे आपकी प्रोफाइल पे, चांस है कि आपका रिफ्यूजल ही आएगा, क्योंकि अभी के टाइम पर आप खुद समझो कि एआई का जमाना है ना, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बढ़ गई है, इतनी आगे हो गई है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोई फेक डॉक्यूमेंट अटैच कर दोगे, या आप फेक बैंक बैंक बैलेंस, खास कि अगर आप फेक बैंक बैलेंस अटैच कर दोगे और आपका वीजा आ जाएगा, सर मुझे नहीं लगता, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या कोई भी फेक बैंक स्टेटमेंट सबमिट करो। इससे रिफ्यूजल के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी आप फेक एम्प्लॉयमेंट लोग बताते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। कोई रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बताता है कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो कि मैं ये कंट्री ट्रैवल करके आया हूँ, या आपका कोई पास्ट में रिफ्यूजल आया हुआ है और आप उसको हाइड करते हैं। तो आप ये सारी चीजें अवॉइड करो कि आप कोई फेक बैंक स्टेटमेंट मत बताओ, कोई फेक एम्प्लॉयमेंट आप मत बताओ। उसके बाद में कोई भी रिफ्यूजल है, तो वो सारी चीजें आप डिस्क्लोज करो गवर्नमेंट के साथ। जितना आप ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका वीजा अप्लाई करेंगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद में ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो आपकी फाइल को, विजिटर वीजा की फाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकती। जनरली बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि चलो सर मेरा पहले रिफ्यूजल आ गया, या मेरी फाइल में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रिफ्यूजल ना आए, फाइल स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो सर 100% गारंटी तो कभी नहीं होती कि आपका वीजा आएगा या नहीं आएगा, और कोई भी पर्सन नहीं दे सकता है ना, या कोई भी एजेंट नहीं दे सकता, क्योंकि उसके हाथ में होता ही नहीं है वो। लेकिन हाँ, आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रूफ है, वो आप स्ट्रॉन्ग दे। आपका जो लाइक फाइनेंशियल प्रूफ स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप 50 लाख फंड दिखा दो, करोड़ रुपए फंड दिखा दो तो आपका वीजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें यह है कि जो भी आप फंड बता रहे हो कि आपके अकाउंट में समझो कि 5 लाख रुपए है, या आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए ना, वो जस्टिफाइड इनकम हो। ऐसा नहीं हो कि आप 10,000 कमा रहे हो और आप फंड 10 लाख बता रहे हो, तो वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो जो भी आप फंड बताओ, वो आपका प्रूफ हो जाए, इस तरह से होना चाहिए। आपकी जो इनकम है वो थोड़ी स्टेबल इनकम सोर्स होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आपका कोई ऐसा, आप ऐसा कोई काम करें जिसमें आज पता है कि आज आप 5,000 कमा ले, कल का पता नहीं कि आप कमाओगे कि नहीं कमाओगे, फिर आप कभी 10,000 कमा लिया, तो वो नहीं चलता है। स्टेबल इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद में आपका जो पर्पज ऑफ ट्रैवल है वो बहुत क्लियर होना चाहिए ना, बहुत सारी चीजें मिक्स नहीं करना होता। मैं बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि जब लोग मेरे पास आते हैं और वो डिस्कस करते हैं, तो मैंने देखा कि उनका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है ना, वो बहुत मिक्स कर दिया उन्होंने।
कि वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने जा रहा है, वो फैमिली को भी मिलने के लिए जा रहा है और वो टूरिस्ट भी है। सर जब इस तरह से आप आपका कवर लेटर बनाओगे ना, आपका वीजा नहीं आएगा। आपका इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, आप फैमिली को मिलने जा रहे हो, ये सच में आप सिर्फ और सिर्फ घूमने ही जा रहे हो और आप प्योरली टूरिस्ट हो, है ना? तो वो आप अपने को क्लियर बताना होता है। बहुत सारे रिफ्यूजल इसलिए आते हैं कि आपके होम टाइज नहीं है। तो होम टाइज में मैं बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि एजेंट भी इनफैक्ट कुछ कुछ लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं कि होम टाइज वाला जो एक कॉलम होता है जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें बहुत क्लियरली आपको उनके फैमिली मेंबर्स की डिटेल जो उसके अलावा जो उनके होम कंट्री में रह रहे हैं, है ना, वो सब लोगों की डिटेल वहां पर डालनी होती है कि एक प्रॉपर का आपके पास अगर कोई जॉब है, आप अच्छी कोई बिजनेस है, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें सर होम टाइज में बहुत ही ज्यादा लाइक आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती है ना, वो सारी चीजें जब हम मेंशन करते हैं। फाइनेंशियल प्रूफ में एक ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि सर कितना पैसा होना चाहिए, कि ऑस्ट्रेलिया का अगर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है आपको तो कितना पैसा होना चाहिए ना, ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो उसके लिए सर देखो, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप ये माइंडसेट रखते हैं कि आप एक सिंगल एप्लीकेंट हैं, आप 25 लाख दिखा देंगे, 50 लाख दिखा देंगे तो वीजा आ जाएगा, अगर आपके पास पैसा कम है तो वीजा नहीं आएगा, तो मैं इस चीज को 100% डिनाई करता हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि अगर आप एक सिंगल एप्लीकेंट है, अप्रोक्स अगर मैं बताऊं तो एक सिंगल एप्लीकेंट जब अप्लाई करता है ना, तो उसके पास एस्टिमेटेड कम से कम 3 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में कोई अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, और वो जस्टिफाइड होना चाहिए और उसके सारे प्रूफ होने चाहिए कि आपने वो पैसा कहाँ से कमाया है, कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है? उसके बाद में कि चलो अगर आपने सैलरी बता दी, आपके अकाउंट में आपने 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए बता दिए, तो सर इसका एक सिस्टम होता है कि अगर आप 6 लाख रुपए बता रहे हो ना आपका ईयरली पैकेज, और आपने 6 लाख रुपए फंड दिखा रहे हो, तो आप ये समझो कि वो 6 लाख कहाँ से कमाए होंगे आपने, अपने सैलरी सैलराइड हो तो सैलरी से कमाया होगा। जब आपने सैलरी से कमाए तो आप आईटीआर भी तो आपके पास होगा ना, वो एक गवर्नमेंट प्रूफ होता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो जब भी आप कभी टूरिस्ट वीजा अप्लाई करो तो आपका आईटीआर जरूर सबमिट करो, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को बताया है कि मेरे पास 6 लाख रुपए इनकम है और 6 लाख का आईटीआर। आप टैक्स के दायरे में आते हैं कि नहीं आते वो डिफरेंट चीज है ना, आप नील का भी भर सकते हो, पर गवर्नमेंट को आप इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और वहीं से प्रूफ होता है, वो आपका एक सबसे बड़ा प्रूफ हो जाता है आपकी अर्निंग का। तो अगर आप 6 लाख कोई पर्सन कमा रहा है ना और उसके अकाउंट में समझो 6 लाख 8 लाख 10 लाख है, जस्टिफाइड है ना, हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है कि 10,000 रुपए सैलरी है, मैं लाख 1.5 लाख रुपए महीने साल का कमाता हूँ, और फिर वो इंसान 10-12 लाख बताएगा सर आपका वीजा नहीं आएगा, वो फिर रिफ्यूज होता है। फिर आप बोलते हैं कि सोहन भाई हमने तो 10 लाख रुपए फंड बताए थे, हमने तो 20 लाख रुपए फंड बताए थे, मेरा वीजा नहीं आया, क्योंकि सर आपकी इनकम जस्टिफाइड नहीं हुई। वो ऑब्वियसली सिंपल वो लिख करके भेज देते कि आपका जो पैसा है इसका सोर्स हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप इतना कमाते नहीं, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा इतना। तो वो चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। जो इनकम के पेपर है वो सारे ही सबमिट करो आप, आपके पास सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप सबमिट करो, है ना, बैंक स्टेटमेंट सबमिट करो। अगर आप कैश में जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर के पास से लिखा करके लाओ कि आप कितनी सैलरी है आपकी, है ना, और कब से आप काम कर रहे हो, रिकमेंडेशन लेटर लेकर के आओ। तो ये सारी चीजों से चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। सर ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को लेकर के बहुत सारे लोग मेरे पास फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, या नॉर्मली कंफ्यूजन होता है सबका, है ना, कि डॉक्यूमेंट में मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए क्या। सर डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं ना। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट अलग होते हैं। चलो मैं एज्यूम करता हूं अभी कि आप जॉब करते हैं ना, तो जॉब करने वाले के पास क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। एक आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, लेटेस्ट पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास प्रीवियसली भी कोई पासपोर्ट था तो वो पासपोर्ट भी होना चाहिए। उसके बाद में फोटो हो, कवर लेटर हो, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके सेविंग अकाउंट की। उसके बाद में सैलरी स्लिप, एटलीस्ट आप मिनिमम 3 महीने का या 6 महीने की सैलरी स्लिप तो आप लगाओ, है ना, वो रिकमेंडेबल है कि आपको लगाना चाहिए। उसके बाद आईटीआर, आपके पास 2 या 3 साल का आईटीआर, हालांकि एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है बट मोस्ट रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट है कि आप मिनिमम 2 या 3 साल के आईटीआर तो आप सबमिट करो। उसके बाद में अगर आप जो भी आपका एम्प्लॉयर है ना उसके पास से आप एनओसी ले लो,
कि उसको, आप जैसे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो ना, तो आपके ऑस्ट्रेलिया जाने से उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ना, वो भी एक आपके जॉब का, अर्निंग का, वो सारा वहां से कनेक्ट होता है ना, कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, आपको आपका एम्प्लॉयर हैप्पी है, आपको जाने दे रहा है, उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, वो एनओसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, लीव अप्रूवल ले लो आप, है ना। और उसके बाद आपका एक ट्रैवल आइटनरी, हम लोग हेल्प करते हैं आपको ट्रैवल आइटनरी में, तो एक प्रॉपर ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, और वो जो ट्रैवल आइटनरी है ना, वो आपने जो फंड शो किया है, जो आपकी अर्निंग है, उससे मैच होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आपकी जो एक महीने की अर्निंग या एक साल की अर्निंग, चलो एक साल में आप 5 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, आपने जो आपका ट्रैवल प्लान दिया हुआ है उसमें आपने कोई 5 स्टार होटल बुक कर ली, तो अब आपके जो 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 ट्रैवल डेस्टिनेशन है उसमें जो एक्सपेंस है वही आपका 5 से 10 लाख का हो जा रहा है। तो सर वो कोई भी पर्सन, आप समझो कि अगर आप जॉब करते हो, पूरी एक साल की कमाई वो आप कहीं घूमने में नहीं खर्च करने वाले, है ना, तो वो वहीं रिफ्यूज हो जाता है, वो जस्टिफाई ही नहीं हो रहा। तो इसलिए जो भी आप ट्रैवल प्लान बनाओ ना, वो हर पर्सन का इंडिविजुअल होता है। जैसे हम लोग जब बनाते हैं ना, तो पहले देखते हैं कि आप अर्निंग क्या, आप कितना कमाते हो, और आपकी इनकम के हिसाब से हम ट्रैवल प्लान बनाते हैं, तो वहां पर जस्टिफाई हो जाए कि यार बंदा साल का 5 लाख कमाता है, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया खर्चा कर सकता है, पर 5 लाख कमाता है वो 10 लाख नहीं खर्चा कर सकता, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद में आता है कि चलो आप अगर बिजनेस कर रहे हो, है ना, अब बिजनेसमैन के डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, आप बिजनेस कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपका पासपोर्ट चाहिए, कवर लेटर चाहिए, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा हमें, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है या एलएलसी, बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, आप जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो उसका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन चाहिए हमें। साथ में अगर आपकी कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो वो जीएसटी नंबर हमें चाहिए होता है, जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपकी पर्सनल अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट की हमें 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसके बाद आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस अकाउंट का भी हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। हालांकि बिजनेस अकाउंट में बहुत सारा अवेलेबल फंड जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको वो लोग कंसिडर भी नहीं करते, क्योंकि बिजनेस अकाउंट में जो पैसा है वो बिजनेस के लिए पड़ा हुआ है ना, उसको आप घूमने फिरने में यूज करेंगे ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट ठीक है, अगर बिजनेस अकाउंट है तो थोड़ा बहुत आप उसमें फंड बता सकते हो। उसके बाद में सीए का एक लेटर चाहिए होता है, जो भी आपका पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपका सीए भी होगा, तो एक सीए का लेटर चाहिए होता है, वो पूरी चीजें एक्सप्लेन करता है ना कि ये पर्सन इतना कमाता है, इसका ये बिजनेस है और ये सारा उसका टर्नओवर है, तो जिससे सर्टिफाइड हो जाता है कि ये जो भी चीजें हम लगा रहे हैं ना वो सारी चीजें सही है। आपका बिजनेस प्रोफाइल या जो बिजनेस आपका कंटिन्यू है उसका कोई प्रूफ, उसके प्रूफ में ये होता है कि जैसे आप समझो कि आप कोई चीज सेल्स कर रहे हैं ना, सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो लेटेस्ट कोई बिल हो आपके पास, है ना, जैसे आपने कोई चीज, कोई गुड्स परचेज किया है आपने, या रिसेंटली कोई सेल्स किया है आपने, तो उसका एक डॉक्यूमेंट हो तो पता चलता है कि अभी बिजनेस आपका ऑन गोइंग है। जनरली आपको ये मैं आपको बताऊंगा कि 10 कॉमन रीजन, कि ऐसे कौन से 10 रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा रिफ्यूज होता है। तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि एक पहला मेन पॉइंट होता है वीक फाइनेंशियल, कि या तो आपके पास पैसा ही नहीं है अकाउंट में, और या तो आपके पास पैसा है लेकिन वो पैसे का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, पता नहीं है कहाँ से पैसा है, आपने एक साथ लिया, दोस्त से ले लिया, फैमिली मेंबर से ले लिया, और आपने 10-20 लाख रुपए डलवा दिए, है ना। मैं सर आपको ये बोलता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक ऑप्शन होता है कि कोई दूसरा पर्सन आपके बिहाफ में फंड शो कर सकता है, पर वो जस्टिफाइड होना चाहिए ना, वो हमें बताना पड़ता है, आपके अकाउंट में नहीं, वो उसके ही अकाउंट में बताना पड़ेगा। समझो कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपके बिहाफ में शो किया है, तो हमें ये बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर को कि स्पॉन्सर्ड बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वहां पर घूमने जाने के लिए, या कोई कंपनी आपको भेज रही है तो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है वहां पर घूमने जाने के लिए, या आपका कोई दोस्त, जो भी है, मतलब जहां से भी आपका वो पैसा आ रहा है ना, वो हमें डिस्क्लोज करना जरूरी होता है कि कहाँ से पैसा आया है, ठीक है। उसके बाद आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो, है ना, कि आप घूमने जा रहे हो तो सिर्फ घूमने जा रहे हो, अगर आप फ्रेंड या रिलेटिव को मिलने जा रहे हो, कोई शादी फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो तो वो, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग से जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ऐसा, तो वो होने, या मेडिकल रीजन से जा रहे हो तो डॉक्टर का रिकमेंडेशन लेटर, वो सारा सब कुछ मेडिकल वीजा के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें बताना पड़ता है।
कवर लेटर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियरली जस्टिफाइड होना चाहिए। तो ये है सर कंप्लीट टूरिस्ट वीज़ा की प्रोसेस। अभी अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं ये पूरी प्रोसेस में और आपको ऐसा है कि आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हो, तो सर आप लोगों के लिए ना हमने ये न्यू ईयर में बहुत ही अच्छा एक ऑफर रखा हुआ है, क्योंकि न्यू ईयर हो और आपके लिए हम कोई ऑफर ना लाएँ, ऐसा तो सर हो नहीं सकता है ना? तो बहुत ही अच्छा ऑफर रखा है हमने। हमने ऑफर में ये रखा हुआ है कि सर हमारी जो टूरिस्ट वीज़ा की फीस है ना पर एप्लीकेंट, वो हम चार्ज कर रहे हैं 20,000 रुपीज़। एग्जाम्पल कि आपने ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया, आपने 20,000 फीस पे किया, तो सर उसके साथ में आपको हमारी तरफ से कोई भी एक कंट्री लाइक यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप कोई भी एक कंट्री का टूरिस्ट वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवा सकते हैं। सर आप जो एडिशनल पे करते हैं ना, वो पे करोगे सिर्फ जो इमिग्रेशन की या वीजा फीस जो होती है ना, वो डायरेक्टली आप पे कर सकते हो डिपार्टमेंट को। हमें जो आप फीस पे करेंगे ना, वो सिर्फ एक कंट्री का आप 20,000 पे करोगे। अनदर कंट्री हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है ना, अगर आप लेना है तो आपकी चॉइस है, नहीं लेना तो भी आपकी चॉइस है। तो इन शॉर्ट हमारी फीस है 20,000 रुपए पर एप्लीकेंट, एक कंट्री आपको फ्री में अप्लाई करके देंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप ये न्यू ईयर में किसी अच्छी कंट्री में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं और आपको ऐसा है कि आप हमारी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, हमसे अप्लाई करवाना चाहते हो, तो सर आप हमें दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी अहमदाबाद ऑफिस। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है या आपको ऐसा है कि मुझे अभी अप्लाई नहीं करना, लेकिन मेरे किसी दोस्त को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को अप्लाई करना है, तो सर आप उनके साथ भी मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और आपके फैमिली मेंबर को शेयर कर सकते हैं। और हमारे रेगुलर यूट्यूब में लाइव सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो भी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।